हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए यूपी टेट के लिए सीडीपी जो बाल विकास होता है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, उसकी हम सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर आरंभ सीरीज हमारी प्रारंभ हो चुकी है, उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सभी को हम आपके साथ डेली डिस्कस करेंगे। उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यक्त सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि सीधा सीधा आपसे पूछा है, एक कारक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, बी पावलाव ने, सी अल्फ्रेड बिने ने या डी फ्रीमैन ने। तो दोस्तों वो दिया था आपका अल्फ्रेड बिने ने। जो एक कारक सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका अल्फ्रेड बिने ने। बिने महोदय ने एक कारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था आपका। पावलोव ने आपका क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए जीन प्याजे, बी बिने, सी हार्वर्ड गार्डनर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। वो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो यहाँ पर वो दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो हम आप टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं। थॉर्नडाइक महोदय ने आपका बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बिने ने एक कारक दिया है, और आपका जो जीन प्याजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? यानी कि भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा होती है उसे वो किसको माना जाएगा बच्चे की? ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक कक्षा को, बी प्लेवे विद्यालय को, सी घर को या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, बच्चे का जो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा कही जाएगी वो कही जाएगी घर। अब क्यों कहा जाएगा घर? घर क्या कहा जाएगा? क्योंकि देखिए प्लेवे में भी जाता है बच्चा कम से कम 2.5 साल 3 साल हो जाए, एज हो जाती है, उसके बाद ही जाता है। जब आप बच्चा पैदा होता है, जब से 2 साल 3 साल तक घर में ही रहता है, उसका घर पर ही भाषा शिक्षण होता है। जैसे जैसे घर के लोग बोलते चालते हैं, उससे बुलवाते हैं, वैसे वैसे वो सीखता है। तो वहाँ पर भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा घर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? ये सृजनात्मक चिंतन ये वाला है, सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? ऑप्शन ए विनाशकारी, बी रचनात्मक, सी अभिसारी या डी एक रस्ता। अब देखिए दोस्तों, सृजनात्मक चिंतन होता है किसी नई चीज का सृजन करना, कोई नई नई आइडिया लाना, नए नए विचार लाना, नए नए आविष्कार करना, ये सृजनात्मकता ये तो होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, रचनात्मकता। किसी चीज में रचनात्मकता होगी वहाँ पर सृजनात्मक चिंतन होगा। जैसे विनाशकारी है, ये तो विनाशकारी तो वैसे ही विपरीत चिन्ह वो उल्टा अर्थ देता है, ये नहीं होगा। अभिसारी केवल किसी चीज को एक ही दृष्टि से देखना, एक ही तरीके से हल कर पाना, एक ही विचार को फोकस करना, वो अभिसारी होता है, ये भी नहीं होता। एक रास्ता की जो परंपरा चली आ रही है उसी में सब चलते जा रहे हैं, वो एक रास्ता हो गई। तो आपका बी सही हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन में हमेशा रचनात्मकता पाई जाएगी, नए नए इनोवेटिव आइडियाज पाए जाएंगे, तभी तो आविष्कार होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। जो अभिवृत्ति होती है आपका एटीट्यूड होता है, बोलते हैं ना उसमें बहुत एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड क्या है? ऑप्शन ए संज्ञान परक, बी क्रिया परक, सी संवेगात्मक या डी ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जो अभिवृत्ति संप्रत्यय है वो इन सभी में है। कैसे है? देखिए एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? अभिवृत्ति क्या होता है? अभिवृत्ति होती है किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में अपनी कैसी दृष्टि है, कैसी सोच है, वो सभी आपकी एटीट्यूड कहलाती है। कैसी आप सोच रखते हैं, कैसे विचार रखते हैं, ये सभी आपकी एटीट्यूड होती है। तो संज्ञान परक भी इसमें आएगा, क्योंकि जो आपका संज्ञान है वो सभी एटीट्यूड में आएगा। क्रिया परक, आप कैसी क्रिया कर रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो सभी आपका एटीट्यूड में आएगा। और संवेगात्मक तो आएगा ही आएगा, आपका कैसे आप संवेगात्मक रूप से स्थिर रहते हैं या अस्थिर रहते हैं, या आपका एटीट्यूड कैसा है, कैसा व्यवहार करते हैं आप। तो ये सभी के सभी आपका अभिवृत्ति संप्रत्यय में हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? यानी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनमें कौन से बच्चे आएंगे? ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, या डी मंदबुद्धि बालक, या डी ये सभी। अब बताइए विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आपको विशिष्ट बच्चा शब्द लिखा आ जाए, मतलब विशिष्ट बच्चा कौन सा होगा? कोई भी बच्चा हो, किसी भी सामान्य को छोड़कर कैसा भी बच्चा हो वो सभी विशिष्ट में आएगा। पिछड़ा बच्चा है तब भी वो विशिष्ट में आएगा, प्रतिभाशाली है तब भी वो विशिष्ट हो गया, और मंदबुद्धि है तो वो भी विशिष्ट हो गया। तो ये सभी के सभी ये विशिष्ट बच्चों के श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, औसत बुद्धि वाले को छोड़कर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिसलेक्सिया एक डैश डैश की अक्षमता है। जो डिसलेक्सिया है वो किसकी अक्षमता है? ऑप्शन ए पढ़ने की, बी लिखने की, सी पढ़ने व लिखने की, या डी गणित में कठिनाई की। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब है, जो डिसलेक्सिया है वो आपकी एक पठन अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है, पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाएगा। लिखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसग्राफिया। इसको डिसग्राफिया कहा जाता है ना। लिखने की अक्षमता डिसग्राफिया कहलाती है। गणित में कठिनाई की डिसकैलकुलिया आपका गणित में कठिनाई, पढ़ने की डिसलेक्सिया और लिखने की डिसग्राफिया। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप, यानी कि आप टीचर हैं, आपको क्लास में देखते हैं कि आपका एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, यानी कि उसको जैसा भी है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे कि हाँ भाई ये बुद्धिमान है। ऑप्शन बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, कि उसको बुद्धिमान है तो उसको एक्स्ट्रा गृह कार्य देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी कि वो हम क्या करेंगे, जो अधिक से अधिक वो कैसे और प्रगति कर सके और प्रतिभाशाली हो सके उसके लिए हम उसे अनुप्रेरित करेंगे, अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, अलग से कार्य देंगे, अलग से कुछ सिखाएंगे हैं, या ये करेंगे। या ऑप्शन डी उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, भैया उसके घर वालों को बुलाएंगे कि हाँ जी देखिए आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, शाबाश बहुत अच्छा चल रहा है ये वो। तो ऐसा नहीं करना। आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी कि जो प्रतिभाशाली आपको पता लग गया, अब जैसे वो उसका और अधिक विकास हो सके और अधिक प्रतिभाशाली हो सके उस तरीके से, उस मेथड से आपको उसको टीचिंग करेंगे, उस मेथड से आपको पढ़ाएंगे उसको, वो सभी आपका ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, यानी कि जो सीखना होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ में क्या कहा जाएगा उसका? ऑप्शन ए कौशल अर्जन, बी ज्ञानार्जन, सी व्यवहार में परिमार्जन, या डी वैयक्तिक समायोजन। तो देखिए इसमें पूछा आपका बिल्कुल उपयुक्त अर्थ पूछा है। हालांकि कौशल अर्जन भी एक तरह का सीखना ही होता है, ज्ञानार्जन भी एक तरह का सीखना ही होता है। आपको उपयुक्त अर्थ बताना है तो उपयुक्त अर्थ होता है आपका व्यवहार में परिमार्जन। परिमार्जन मतलब व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना आपका सीखना होता है। परिभाषा आपकी व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, व्यवहार में परिमार्जन हो जाएगा, आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा जैसे ही आप, तो मतलब आप सीख रहे हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नैमित्तिक अनुबंधन किससे संबंधित है? जो नैमित्तिक अनुबंधन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पावलाव, बी स्किनर, सी हल, या डी मिल्लर। तो फ्रेंड्स जो नैमित्तिक अनुबंधन है वो आपका स्किनर महोदय का है, स्किनर महोदय ने दिया है। आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी बोला जाता है इसको, नैमित्तिक अनुबंधन को ही क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका स्किनर महोदय ने दिया है। पावलाव ने आपका क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है। हल ने आपका कौन सा दिया है? कमेंट करके बताएंगे हल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, क्लार्क हल ने। चलिए यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यानी कि किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का, अपने जो विचार होते हैं उनका खुद का सृजन करते हैं? ऑप्शन ए पावलाव, बी कोहलबर्ग, सी स्किनर, या डी पियाजे। तो दोस्तों वो कहा है आपका ये आपका कहा है पियाजे महोदय ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी भाषा का सृजन करते हैं, वो आपका पियाजे साहब ने कहा है।
ये स्टेटमेंट पियाजे ने दिया है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। जो अभी मोटिवेशन इज द पाथवे ऑफ लर्निंग, ये स्टेटमेंट है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए थॉमसन, बी गुड, सी स्किनर या डी बर्नार्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये कथन है आपका स्किनर महोदय का। जो स्किनर महोदय क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है जिन्होंने, उन्होंने ही ये कथन दिया है कि अभिप्रेरणा एक तरह से सीखने का राजमार्ग है। जो मोटिवेशन इज द पाथवे और ऑफ लर्निंग है ना, नेशनल हाईवे है की तरह है। अब जो मोटिवेशन दोगे आप सीखने में, तो वो एक राजमार्ग की तरह काम करेगा। जैसे राजमार्ग पर गाड़ियाँ तेज़ी से दौड़ती चली जाती हैं, वैसे ही बच्चा मोटिवेशन के थ्रू तेज़ी से सीखता चला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, बी वाटसन, सी बंडूरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक विज्ञान जो है उसके जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। व्यवहारवाद के जनक आपके वाटसन हो जाएंगे, यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। जो बच्चे की वृद्धि होती है वो किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी भावात्मक विकास से या डी नैतिक विकास से। तो देखिए साथियों, जो बच्चे की वृद्धि होती है वो मुख्य रूप से आपकी होती है शारीरिक विकास से संबंधित होती है। बच्चे का शारीरिक विकास कैसे हो रहा है वो वृद्धि से संबंध रखता है डायरेक्टली। कैसे वृद्धि होती है? जैसे बच्चा छोटा है, जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके हाथ पैरों का विकास कैसे हो रहा है, उसका सर थोड़ा बढ़ ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा तो नहीं बड़ा हो रहा, उसकी हाइट कम तो नहीं रह रही, जैसे जैसे बढ़ रही है, ये सभी आपकी वृद्धि दर्शाती है। आप दिखता है आपको ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इसका अंग ये बड़ा हो रहा है, ये है ना। तो ये वृद्धि से संबंधित होता है, शारीरिक वृद्धि से संबंधित होता है, शारीरिक विकास से संबंधित होता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विकास शुरू होता है। जो विकास है वो शुरू कहाँ से होता है? ऑप्शन ए पूर्व प्रसव अवस्था से, बी शैशवावस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से, डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो दोस्तों जो विकास होता है वो आपका शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से। यानी कि पूर्व प्रसव अवस्था कैसा? मतलब कि जैसे ही भ्रूण बनना स्टार्ट हो गया तभी से आप बच्चे का विकास होता चला जाता है। जब गर्भ में भी बच्चे का विकास होता है। प्रसव पूर्व मतलब आपका बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उससे पहले भी बच्चे का विकास होता है। मतलब भ्रूण बनने से ही आपका बच्चे का विकास होता चला जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है। बोलते हैं ना विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, यह कि बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है, विकास हमेशा चलता रहता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, पूर्व प्रसव अवस्था। चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? अब जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए वस्तु को पकड़ना, बी कूदना, सी बटन लगाना या डी भोजन करना। अब देखिए सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या होगा? जो किसी छोटी छोटी चीज़ों से पकड़कर कुछ कार्य करते हैं, जैसे हाथ से लिख रहे हैं, वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। बटन लगा लिया, जैसे ये ऑप्शन देखिए वस्तु को पकड़ना, किसी वस्तु को मान लो पेन को उठा लिया या कॉपी को या मोबाइल को उठा लिया हाथ से, तो उसमें हमारा केवल कुछ उंगलियों ने काम करा, वो सूक्ष्म क्रियात्मक में आएगा। सूक्ष्म मतलब छोटी चीज़ों ने काम करा। बटन लगाना वो भी हमारी दो तीन उंगलियों से बटन लग जाता है, वहाँ पर भी सूक्ष्म आएगा। भोजन करना, वहाँ भी हम एक हाथ से अपना भोजन कर लेते हैं, वहाँ भी आपका ज़्यादा कुछ शरीर काम नहीं करता, शरीर के अंग, तो वहाँ पर भी आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होगा। लेकिन जो कूदना होता है, कूदने में आपका पूरा शारीरिक शरीर चलता है। आप जैसे दौड़ोगे या कूदोगे आपके पूरा शरीर बॉडी हिलेगी, है ना, पूरे दोनों पैर हिलेंगे, हाथ हिलेंगे, आपको बैलेंस बनाना होगा कूदने के लिए शरीर का, तो उसमें आपका पूरा का पूरा वो होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, कूदना आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, खराब लिखावट का निम्न में से किससे लेना देना नहीं है? जो खराब लिखावट होती है इनमें से किससे लेना देना नहीं होता है? मतलब किसके द्वारा खराब लिखावट का कोई लेना देना नहीं है कि भाई खराब इसके द्वारा लिखी खराब लिखावट हो गई। ऑप्शन ए शारीरिक त्रुटि, बी बुद्धि, सी गलत मुद्रा या डी थकावट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धि। देखिए बुद्धि जो होती है उससे खराब लिखावट का कोई लेना देना नहीं है, कम बुद्धि है चाहे प्रखर बुद्धि है। क्यों? देखिए जो शारीरिक त्रुटि होती है, मान लीजिए कोई हाथ में किसी बच्चे का भाई विकलांग है, कोई हाथ में कोई दिक्कत है, तब भी वो खराब लिखावट आएगी।
है ना। चोट लग गई हाथ में तब भी खराब लिखावट आएगी। गलत मुद्रा, वो गलत तरीके से पेन पकड़ रहा है, ये ऊपर बिल्कुल टॉप से ऊपर से पकड़ के पेन ऐसे लिख रहा है, तब भी खराब जो आपकी लिखावट आएगी। और आपकी थकावट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तब भी आप लिखेंगे, तब भी मन मार के ऐसे लिखेंगे, तब भी आपकी लिखावट खराब आएगी। ये आपके इफेक्ट डालेंगे आपकी खराब लिखावट पर इफेक्ट डालेंगी, आपकी लिखावट खराब हो जाएगी। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि नहीं है। अब देखिए कोई औसत बुद्धि वाला बच्चा है, बुद्धि औसत वाले में 90 से 110 होती है, और जो प्रतिभाशाली होता है वो 140 से ऊपर हो गया, 120-30 से ऊपर हो गया। तो उन दोनों में देखिए कोई प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली देखे होंगे उसकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसी है। और जो औसत बुद्धि वाला है उसकी राइटिंग एकदम अच्छी है। तो वो बुद्धि से लेना देना नहीं होता है राइटिंग का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी कि विकास कभी नहीं समाप्त होता, सतत चलता रहता है, ये कौन से कथन से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, या डी निरंतरता का सिद्धांत। तो ये होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी में है। विकास कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी प्रक्रिया जो होती है विकास की कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। जन्म वॉर्म टू टॉम चलती है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? जो आपकी पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं आपकी, है ना, तो उसमें से आपकी दूसरी अवस्था पूछी गई है, दूसरी अवस्था कौन सी होगी? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी औपचारिक संक्रिया की अवस्था, सी पूर्व संक्रियात की अवस्था, या डी मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो ये चारों की चारों पियाजे ने दी हैं। इसमें से दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी ऑप्शन नंबर सी में पूर्व संक्रिया की अवस्था। ये कितने तक चलती है? 2 से 7 साल तक चलती है, प्राक संक्रियात्मक भी बोल देते हैं इसको। ये आपका यहाँ पर तो ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए ज्ञानेंद्रिय अवस्था यानी संवेदी गामक जो बोल देते हैं, ये 0 से 2 तक होती है। दूसरी हो गई आपकी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक, ये आपकी 2 से 7 से 11 तक चलती है, 7 साल से 11 साल तक मूर्त संक्रियात्मक चलती है, और 11 प्लस से ये आपकी औपचारिक संक्रियात्मक यानी अमूर्त जो संक्रियात्मक होती है वो आपकी चौथी स्टेज होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा पूछा गया था, सी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? जो एनसीटी होती है इसका पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन ए नेशनल काउंसिलिंग टू टेक्निकल एजुकेशन, बी नेशनल करिकुलम टेक्निकल एजुकेशन, सी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, या डी नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। अब देखिए एनसीटी जो संस्था है ये आपकी जो टीचर के जो कोर्स होते हैं शिक्षक बनने के लिए उनको निर्धारित करती है, उनको मान्यता देती है, तभी आपका जो वैलिड माना जाएगा। वरना आप एनसीटी से अप्रूव्ड, जैसे बीएड डीएलएड नहीं होता है, कोई कॉलेज नहीं कोर्स नहीं करता है तो वो आपको नौकरी नहीं दी जाती है, उसको एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो वो संस्था, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन है आपका सी में है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। एनसीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही डेली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको डेली मिलती रहें वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।